तो मेरे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, सांसें चल रही होंगी। तो जैसे जैसे हम एग्ज़ाम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस चैप्टर की। और इस चैप्टर के अंदर आने वाले जितने भी डायग्राम्स हैं, हम हर एक डायग्राम को बड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। हम करेंगे लेबलिंग, हर डायग्राम के अंदर एक एक पार्ट की बात करेंगे, उसका फंक्शन क्या है। जनरली आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड गारंटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले की अगर हम पार्ट की बात करें, वो रहने वाला है लीफ। सो आप सबको पता होगा, लीफ प्लांट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसका काम आपको शायद पता होगा। फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा रोल रहता है इस पार्ट का, ग्रीन पार्ट रहता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसके मेन पार्ट्स को। तो देखो जी, आप सबको पता होगा, प्लांट का जो लीफ है वो जो है अपनी ब्रांच से जुड़ा होता है, ठीक है, एक डंडी से, जिसको अपन पेटियोल बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ एक लीफ के सबसे मिडल में जो पार्ट रहती है, काइंड ऑफ जो मेन, जो ये आप लाइन देख सकते हो, जिसको कहा जाता है मिडरिब, ये रहती है मिडरिब। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्लांट को ना बोल के मैं बोलूँगा लीफ को, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ये लीफ का स्ट्रक्चर बना हुआ है एज इट इज़, ये इसकी वजह से है। साथ ही साथ इसके अंदर ये कैरी करता है जाइलम एंड फिलोम टिश्यूज़ को। और आपको पता होगा, प्लांट के सबसे मेन टिश्यूज़ हैं ये। जाइलम का काम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, एंड फिलोम का काम जो है फूड और अदर पार्ट्स, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना है। सो ये जनरली आपको मिडरिब में मिलते हैं। उसके अलावा ये जो ग्रीनिश, बाकी जो ये ग्रीन कलर का पार्ट रहता है, ठीक है, आप ये जो देख सकते हैं, दिस इज़ नोन एज लेमिना, या फिर इसको लीफ ब्लेड कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा पार्ट है एक्सपोजर का, जो लाइट जिस पे आती है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है आप बोल सकते हो फोटोसिंथेसिस का इवेंट होता है। इसके अंदर भी कहा, वो भी हम समझेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो आप देखिए, मिडरिब के अलावा जो है, मिडरिब से ब्रांचेस आगे फर्दर डिवाइड हो रही है लीफ के लेमिना के अंदर, जिसको हम वेन्स बोलते हैं। बिल्कुल जैसे हमारी बॉडी के अंदर पूरी तरह से वेन्स यानी वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, वैसे ही लीफ के अंदर। क्योंकि देखो जरा, लीफ में अगर ये वाला पार्ट जो है वाटर कैरी करके लेके आ गया, लेकिन वो हर एक पार्ट आगे तक पहुँचाना है लीफ के, तो आगे की तरफ भी एक्सटेंशन होनी चाहिए, तो इसलिए वेन्स रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया, ये वेस्कुलर बंडल है, जिसके अंदर ऑब्वियसली बात है जाइलम एंड फिलोम कैरी होगा, ताकि हर एक चीज़, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सब आगे तक सप्लाई हो। और ये वाला पार्ट भी आपको पता है, मिडरिब के अंदर होता है फिलोएम प्लस होता है जाइलम, ठीक है। फिलोएम का काम जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को। वहीं अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल को। यहाँ आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं, जैसे कि हर एक पार्ट का फंक्शन क्या है, साथ में लेबलिंग भी समझ रहे हैं। अब अगर इस प्लांट को कट कर दें, अगर आप देख सकते हैं इस तरह से, और हम इस पार्ट को जूम करके देखें, तो जो पार्ट हमें मिलता है वो आप गिवन डायग्राम देख सकते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले पार्ट की बात करें तो प्लांट के लीफ के, जो लीफ लेमिना है, इसके ऊपर सबसे ऊपर वाली साइड, अपर साइड में एक लेयर होती है, जिसको कहा जाता है वैक्सी क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल वर्ड है, ये क्यूटिन सब्सटेंस से आया है, बिकॉज ये जो लेयर है ये क्यूटिन से बनी होती है। सो क्यूटिन मटेरियल से बनी है। इसका काम है पानी के लॉस को थोड़ा प्रिवेंट करना। ये वैक्सी है, सो एक तरह का वाटर रेजिस्टेंस भी आप इसको बोल सकते हो। फिर उसके वैक्सी क्यूटिकल के जस्ट नीचे वाली जो लेयर्स है, वो सेल्स की लेयर्स है, आप बोल सकते हो। ये एक स्किन का काम करिए, जैसे हम इंसानों के अपर स्किन होती है, वैसे ही लीफ की जो ये सबसे ऊपर वाली स्किन होती है, इसको कहा जाता है अपर एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस इज अ काइंड ऑफ आउटर लेयर, जनरली जो प्लांट के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। सो इसी की जैसे एक लोअर एपिडर्मिस भी होती है। लेकिन एपिडर्मिस के काम की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, सिंगल सेल की लेयर है, जो बैरियर का काम करती है लीफ के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। प्रोटेक्शन भी तो ज़रूरी है, हर एक चीज़ जो इंटरनल है वो एक्सटर्नल सराउंडिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। भाई सोचो, हमारी अगर ये स्किन ना हो तो कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए और बाहर निकल जाए, लेकिन ये स्किन जो है वो एक प्रोटेक्शन का, एक बैरियर का काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही इसका यहाँ पर ये काम है। एपिडर्मिस के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत टाइप की सेल्स दिखेंगी। ये जितनी भी देख रहे हो, ये जो लॉन्ग टाइप है और ये जो स्पॉन्जी टाइप्स है, ये सारी सेल्स है। और इन सेल में ये जो पैचेस दिखा रखे हैं ग्रीन कलर के, ये एक्चुअल में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, विच इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं क्लोरोफिल नाम का ग्रीन कलर का एक पिगमेंट, जिसका काम होता है
फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही होगा, लाइट को कैप्चर करके जो है प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, तो उस कैप्चर करने में जो हेल्प करता है वो है क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। और ये जो ग्रीन कलर आप देख पा रहे हो लीफ का और ये इन सेल्स में, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट। वहीं अगर हम इन अपर लेयर्स की बात करें जो आप लेंथ वाइज देख सकते हो, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। रीज़न क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इनको कहा जाता है मीसोफाइल सेल्स। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीव्स में कौन सी सेल्स सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? दैट इज मीसोफाइल सेल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये मैंने आपको बता दिया प्राइमरी साइट है फोटोसिंथेसिस का। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारा गैप अवेलेबल है इन सेल्स के बीच में। ये जो गैप है वो एयर स्पेसेस है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि जो गैसेज है वो एक्सचेंज होती है प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर खासकर अंदर बाहर जाती हैं, उनको हर एक सेल तक पहुंचाना है, वाटर को हर एक सेल तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बीच में स्पेसेस गिवन होते हैं, ये इसी के लिए होते हैं। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो प्लांट के लीफ के जनरली लोअर सेक्शन में, ऐसे नहीं कि ऊपर नहीं होता, ज़्यादा जो अमाउंट है वो है लोअर सेक्शन में, आपको कुछ ओपनिंग्स मिलती हैं जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। उन ओपनिंग्स को स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टोमेटा के साइड में जो सेल्स होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को, उनको कहा जाता है गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। दीज आर फॉर गैसेस एक्सचेंज प्लस ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती हैं, और इनका काम होता है क्लोजनिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। वहीं अगर हम बात करें तो जैसे अपर एपिडर्मिस होता है वैसे ही लोअर एपिडर्मिस भी होता है लीव्स के अंदर, अगेन काइंड ऑफ स्किन। जैसे अगर हम अपने हाथ की बात करें, ऊपर एक लेयर है तो यहाँ भी एक लेयर है, तो इसी तरह से लीव भी दोनों तरफ लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। सो आई होप फर्स्ट डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, हर एक पार्ट उसका फंक्शन क्या है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। दूसरा डायग्राम जो है वो स्टोमेटा का ही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि लीफ जो है उनको एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है, तो इसको कौन करवाता है? तो लीफ के ऊपर छोटे छोटे काइंड ऑफ होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको कहा जाता है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटास जो है वो जो है प्रोटेक्टेड होते हैं यूजिंग गार्ड सेल्स। आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, एक्चुअल में आप इसको समझ सकते हो, ये जो लेमिना है, लीफ का लेमिना है, यानी अपर एपिडर्मिस आप देख पा रहे हो, और ये वो ओपनिंग है, एंड दीज आर गार्ड सेल्स। सेल्स हैं तो ऑब्वियस है इनके अंदर भी वही सारे जो सेल्स के पास कंपोनेंट होते हैं वही होते हैं। सो आपको मैं बता चुका हूँ। इसके शेप की बात करें तो ये बीन शेप के होते हैं। ओपनिंग या क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा यही करते हैं। कैसे करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करके या वाटर को अपने में से बाहर निकाल कर ये अपने शेप को चेंज करते हैं, जिससे स्टोमेटा क्लोज या ओपन होता है। अगर आप पहले डायग्राम में देखें तो यहाँ पर स्टोमेटा ओपन है, तो ये जो पार्ट है यहाँ से गैसेज एक्सचेंज हो सकती है। सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हो स्टोमेटा बंद हो चुका है। चलिए, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल ओपनिंग के नाम से जाना जाता है। ग्रीन कलर के पैचेस आप गैस कर सकते हैं क्या होने चाहिए। ग्रीन कलर के जो पैचेस हैं वो क्लोरोप्लास्ट हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में ये मैं जो डायग्राम्स दिखा रहा हूँ ये प्योरली एनसीईआरटी से लिए गए हैं, और जो नेमिंग है वो भी एनसीईआरटी की है, कोई एक्स्ट्रा नेमिंग नहीं की गई, क्योंकि ऑब्वियस है जो क्वेश्चन बनता है वो एनसीईआरटी ही बेस्ड बनता है। सो क्लोरोप्लास्ट आपको पता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस यहीं पर होता है, और प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे, विच इज़ अगेन अ वेरी इजी डायग्राम। न्यूट्रिशन में हम अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ऑब्वियस है अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो भाई इसके पास कोई ऑर्गेनिज्म के पास कोई ऐसे ऑर्गन्स या कोई स्पेसिफाइड सेल्स का ग्रुप नहीं है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो भाई साहब खुद चले खाना खाने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएं, सबसे इजी होता है अमीबा का स्ट्रक्चर बनाना। आप देख सकते हैं इरेगुलर शेप, सेंटर में ब्लैक कलर का जो आप पार्ट देख रहे हो वो एक्चुअल है इसका न्यूक्लियस, क्योंकि भाई सिंगल सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, तो ये है इसका न्यूक्लियस। अब चाहिए भाई साहब को खाना, फूड, तो भाई आप देख सकते हैं इसके आसपास एक फूड पार्टिकल रेड कलर का छोटा सा दिखा रखा है। अब बस ये बात है, ये है फूड पार्टिकल। सो फूड पार्टिकल जो है क्या है, अमीबा किस चीज़ को खाता है, अमीबा का फूड है क्या? क्या भाई ये बर्गर पिज़्ज़ा मंगवाता है हमारे जैसा? नहीं भाई साहब, इसका खाना कुछ अलग ही है। ये खाता है वाटर बॉर्न ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि बैक्टीरिया हो, एल्गा हो या प्रोटोजोआज हो, ये छोटी छोटी चीज़ों को खाता है, ये इनका एज अ फूड होता है। तो अमीबा भाई साहब बड़े चालाक हैं, जैसे ही दिखा खाना, अब खाना खाना है, इनके पास हाथ पैर मुंह तो कुछ है नहीं, तो क्या किया इन्होंने, अपने ही जो सेल की मेम्ब्रेन्स को एक्सटेंड करना स्टार्ट किया और नकली एक तरह के इमेजिनरी
फोल्स हैंड्स बना दिए, और आपको शायद पता होगा इनको कहा जाता है सूडोपोडिया। एक को सूडोपोडियम और दो हैं तो सूडोपोडिया, क्योंकि प्लूरल वर्ड के लिए हम आईए लगा देते हैं, आईयूएम को हटा के। तो सूडोपोडिया जो है ये बन चुके हैं। दीज आर काइंड ऑफ फॉल्स हैंड्स। ये जो सूडो वर्ड है इसका मतलब ही होता है बेटा फॉल्स, झूठा। तो ये झूठे हाथ बन गए एक तरह के, जो कि फूड पार्टिकल को कैप्चर करने में, इनगल्फ करने में हेल्प करेंगे। तो टेम्परेरी, सूडोपोडिया आर टेम्परेरी फॉल्स फीट जो होते हैं, जो साइटोप्लाज्म से ही निकलते हैं, जो सिर्फ खाना खाने नहीं, इसके अलावा लोकोमोशन मतलब अमीबा की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। प्लस फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब खाने को अंदर निगलना, इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे ही खाना दिखा अपने नकली हाथ बनाए और उसको प्यार की जादू की झप्पी दे दी, और जैसे ही जादू की झप्पी दी पकड़ लिया भाई फूड पार्टिकल को, और जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर चला गया तो उसके आसपास आप देख सकते हो एक मेम्ब्रेन बन गई, एक लेयर बन गई। तो ये जो पार्ट है जिसके अंदर अब ये फूड है, ये पार्ट कहलाएगा फूड वैक्यूल। सो वैक्यूल वर्ड जनरली एम्प्टी स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये खाली जगह भी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे अदर चीज़ें हैं जो कि इस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगी। अब बोल सकते हो ये मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनल है सेल का, जो अमीबा के स्टमक की तरह काम करता है। हाँ देखो, हमारे इंसानों में तो स्टमक एक मल्टी सेल या टिश्यूज से बना एक पूरा ऑर्गन है, बट इसके अंदर ऑर्गन थोड़ी है। तो इसके अंदर काम सारा फूड वैक्यूल के अंदर होने वाला है, तो इसके लिए ये स्टमक का काम कर रहा है। जो डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो भाई इसके जो है फूड वैक्यूल के अंदर होने वाला है। तो जैसे ही फूड वैक्यूल में पहुंचा तो भाई एंजाइम्स ने खाना खाना स्टार्ट किया, और जो भी खाना डाइजेस्ट हो गया और जो काम की चीज़ें हैं वो उसकी सेल एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो बाकी जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से भाई अमीबा जो है अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। भाई हम इंसान जो हैं जितने भी काम हो, चाहे चलना फिरना हो, बातें करना हो, गाना सुनाना हो, कुछ भी काम एक्टिविटी, इवन हम अगर सो रहे हैं तो हमारी बॉडी में ढेरों एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सो उन सब के लिए भी एनर्जी तो चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो चाहिए खाना, फूड, क्योंकि फूड के ऑक्सीडेशन से तो एनर्जी मिलती है। अब ये जो फूड है ये बॉडी में पहुंचे कैसे, तो आपको पता होगा भाई हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हमारे अंदर पूरा एक सिस्टम बना हुआ है न्यूट्रिशन का। और न्यूट्रिशन में इनटेक के साथ साथ उस फूड को डाइजेस्ट करना और बॉडी का एब्जॉर्ब होना, तो इस पूरे में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बड़ा रोल है। तो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल यानी सिंपली एलिमेंट्री कैनाल, और उसके साथ साथ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो भाई नाम से ही आइडिया लग रहा है भी कैनाल एक नहर की तरह है। तो खाना माउथ से एंटर करता है, फिर खाने का जो पूरा पाथ है जिसको वो ट्रेस करता है, जहाँ जहाँ से वो पास होता है, वही है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। बट रोल उसके साथ साथ कुछ अलग ग्लैंड्स का भी है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस डायग्राम में हम इन सब की बात करने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट की बात करें माउथ। सो माउथ वर्ड की अगर हम बात करें भाई, ये तो खाली एक ओपनिंग की तरह है जहाँ से खाना अंदर एंटर करता है, इंजेक्शन ऑफ फूड। हमारे मुंह में, हमारे होठों यानी मुंह से अंदर का जो सारा एरिया है वो सारा कहलाता है बक्कल कैविटी। हालांकि ये जो बक्कल कैविटी है, चाहे तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक दांतों के आगे वाला रीजन जहां आप ब्रश या दातुन कर सकते हैं, जिसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है, और दांतों के पीछे का एरिया ओरल कैविटी। उस ओरल कैविटी में हमारे टीथ्स, टंग, ऊपर पैलेट है, नीचे स्लाइवरी ग्लैंड है मुंह के अंदर जो चारों तरफ फैले हुए हैं, ये सब ओरल कैविटी में आता है। तो अगर बात की जाए भाई माउथ का काम क्या है, तो भाई सबसे पहला काम तो भाई इंजेशन का है। उसके अलावा जो मैकेनिकल डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है खाने को तोड़ना, ग्राइंड करना, क्रश करना, ये मैकेनिकल डाइजेशन का पार्ट है, और ये माउथ में स्टार्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो बोल सकते हो माउथ के अंदर। फिर दूसरा केमिकल डाइजेशन, मतलब उस खाने के जो मॉलिक्यूल्स है उनको तोड़ना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में लाना, वो केमिकल प्रोसेस है। तो वो केमिकल डाइजेशन भी माउथ में, ओरल कैविटी में ही स्टार्ट होता है। और आपको पता होगा हमारे मुंह के अंदर जो स्लाइवा रिलीज होता है उसमें एक एंजाइम होता है स्लाइवरी अमाइलेज, वो कार्बोहाइड्रेट्स, और स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स में भी अगर मैं नाम बोलूँ स्टार्च पैक्ट करता है। तो इसके फंक्शन है, आप बोल सकते हो कि माउथ या बकल कैविटी जो है वो इंजेशन के लिए, मैकेनिकल डाइजेशन के लिए, केमिकल डाइजेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट मीन स्टार्च का कौन करता है, स्लाइवरी अमाइलेज नाम का जो एंजाइम है वो करता है। ये सब इसी के अंदर होता है। उसके अलावा खाने को निगलना है, स्लाइवा मिक्स करना है, ये सारा काम यहाँ होता है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो टंग, जीभ, टंग। सो टंग पे होते हैं टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स आपको पता है डिफरेंट टेस्ट बताने के लिए भी, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, ये सब टेस्ट बर्ड्स बताते हैं।
प्लस स्लाइवरी ग्लैंड्स ने जो स्लाइवा रिलीज किया उसको खाने के साथ मिक्स भी तो करना है, तो ये काम जो है वो भी किसका है, टंग का। तो बोल सकते हो टेस्ट बर्ड्स है, स्लाइवा मिक्स करता है खाने का। स्लाइवा मिक्स करने से वो खाना थोड़ा स्लिपरी और सॉफ्ट हो जाएगा। वो जो स्लाइवा मिक्स्ड फूड है जिसको बोलस बोलते हैं वो ईजी होगा अंदर निगलना। सो ये टंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देन फूड जिस पाथ से अंदर गया और जो हम सांस ले रहे हैं नेसल पैसेज, ये आगे जाके एक पार्ट कॉमन हो जाता है। एयर और फूड का जो कॉमन पैसेज है इसको फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। सो आप सिंपली बोल सकते हो इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हाँ, इसके बाद फूड के लिए अलग रास्ता, एयर के लिए अलग रास्ता हो जाता है। खाना जो है ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स से होता हुआ पहुंचता है हमारी फूड पाइप के अंदर, जिसको कि ईसोफेगस भी बोलते हैं। भाई इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। जो बोलस है, बोलस मैंने अभी अभी आपको बताया फूड जो कि ग्राइंड हो चुका है, काफ़ी हद तक क्रश हो चुका है, जिसमें स्लाइवा मिक्स हो चुका है, उसको ही बोलस बोलते हैं। ये खाना जाता है ईसोफेगस से नीचे की तरफ। भाई अपने आप तो जाएगा नहीं, तो ईसोफेगस की जो अंदर की जो लेयर होती है वहाँ पर एक बड़ा ही स्पेशल मूवमेंट होता है मसल्स का, रिदमिक रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी हेल्प से खाना नीचे मूव करता है। एंड इस मूवमेंट को पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोलते हैं। और याद रखना ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट सिर्फ ईसोफेगस में ही नहीं, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चल रही होती है। खाने को लगातार नीचे धीरे धीरे मूव करवाना, दिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर। सी नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं एक लेयर है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। इसको डायफ्राम कहा जाता है। दिस इज अ काइंड ऑफ मेम्ब्रेन मस्कुलर जो सेपरेट करती है। लार्ज डोम शेप्ड शीट बोल सकते हैं मसल्स की, ठीक है। लंग्स के जस्ट बिलो है और हमारे एब्डोमन में है, ये बोल सकते हो। सो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो ऊपर जो लंग्स वाला एरिया जिसको थोरेस कैविटी बोलते हैं, और नीचे जो स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो पार्ट है जिसको एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं, इनको अलग करने का काम इस लेयर का है। सो नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर। सो आप सब इसको जानते हैं, जनरली जब किसी को स्टोन होता है, किडनी में स्टोन जो है, यूरेटर में स्टोन है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है, और एक और जगह है जहाँ जनरली स्टोन बनता है, दैट इज गॉल ब्लैडर, हिंदी में बोलते हैं पित्ता या पित्त की थैली। सो लीवर बनाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जूस जिसको बोलते हैं बाइल जूस, लेकिन वो लीवर जूस अपने पास नहीं रखता, वो स्टोर करता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। सो इसका काम स्टोरेज है। सो ये एक पियर शेप्ड ऑर्गन है, आड़ू खाया हो पियर शेप का, जस्ट लीवर के बिलो होता है, स्टोर करता है, कंसंट्रेट करता है बाइल जूस को। और बाइल जूस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में, जो कि लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स जिनको ग्लोब्यूल्स भी बोलते हैं, उनको तोड़ना छोटे छोटे पार्ट्स में, काइंड ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स भी बोल सकते हो, ये बाइल जूस का काम है। और ये बाइल जूस होता कहाँ है, ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, बनाता है लीवर, ठीक है। स्टमक डायग्राम की अगर हम बात करें, स्टमक का पार्ट आप देख सकते हो, ये जे शेप्ड ऑर्गन है, मस्कुलर है, थोड़ा सा लार्ज शेप में है। खाना ईसोफेगस से स्टमक के अंदर ही एंटर करता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक इसमें भी डाइजेशन होता है, चर्निंग लगातार चलती रहती है, इसकी लेयर्स भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन लगातार करती रहती है। और इसके अंदर अगर हम बात करें स्टमक की तो बेटा जे शेप्ड ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन मैं बता चुका हूँ। 3 चीज़ें हैं जो इसके अंदर बनती है। सबसे पहले स्टमक जिस जूस को बनाता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक वर्ड स्टमक से, पेट से रिलेटेड है। तो इसके जूस में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है HCl, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम होता है तीसरे नंबर पे पेप्सिन, उसको काम करने के लिए भाई एसिडिक मीडियम चाहिए, तो HCl वो एसिडिक मीडियम देता है। दूसरा, ये HCl बना भाई इसकी अपनी ही लेयर, अंदर की जो लेयर को नुकसान ना पहुंचाए, तो इसके साथ साथ रिलीज होता है म्यूकस जो प्रोटेक्शन का काम करता है। तीसरा मैं आपको बता चुका हूँ एंजाइम पेप्सिन, वो भी यही बनता है। हालांकि जो पेप्सिन है उसको एक्टिवेट करने के लिए HCl चाहिए, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है। अब ये पेप्सिन काम किस पे करता है, प्रोटीन्स को तोड़ने के काम आता है। जैसे सबसे पहला डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हुआ था, माउथ के अंदर भी स्पेशली बोले तो बक्कल कैविटी में भी, ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में सबसे पहले स्लाइवरी अमाइलेज ने स्लाइवा जो होता है उसके अंदर स्लाइवरी अमाइलेज पाया जाता है, स्लाइवरी अमाइलेज ने स्टार्च को तोड़ा था शुगर्स के अंदर। सो ऐसे ही दूसरे नंबर पे अगर आपको याद रखना है पेप्सिन का, स्टमक के अंदर पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स पे काम करता है। स्लाइवरी अमाइलेज एस से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्च भी एस से स्टार्ट हो रहा है, पेप्सिन पी से, प्रोटीन पी से, तो याद रखना थोड़ा आसान होता है। नेक्स्ट की बात करें तो भाई जो ये गॉल ब्लैडर है ये इस जूस को आगे मिलाएगा कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एक डक्ट होता है इसका, डक्ट मीन्स काइंड ऑफ पाइप या ट्यूब जिसको कहा जाता है बाइल डक्ट। ओके, ट्रांसफर का काम करती है, आप बोल सकते हो इस बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में।
नेक्स्ट हम बात करें लीवर। सो लीवर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी का। सो इसके बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन हैं, उनमें से कुछ जो है सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है जो अंदर है बॉडी के, इंटरनल ऑर्गन है बोल सकते हो। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेस्ट या ड्रग्स का काम इसका ही है जनरली। जैसे अगर हम बात करें बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स को तोड़ना, वो भी इसका ही काम होता है। यूरिया यूरिक एसिड भी यहीं पर बनता है। फैट्स का डाइजेशन यहीं होता है, प्रोटीन्स को तोड़ना यहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। बाइल जूस बनाता है जो कि बहुत सारे अभी मैंने आपको बताया जो है बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, विटामिन और ग्लूकोज के स्टोरेज में हेल्प करता है। तो लीवर के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ये जो लार्ज पार्ट देख सकते हो आप, ठीक है, ये ब्राउनिश कलर का, तो दिस इज लीवर। देन नेक्स्ट बात करें तो एक लीफ लाइक पार्ट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सो ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, उससे एसोसिएटेड है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का पार्ट है लीवर के जैसे। पेनक्रियास, सो पेनक्रियास जो है वो लीफ के जैसा एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या है भाई, देखो लेबलिंग के अंदर हम इन सब के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो हर एक का फंक्शन और यूजेस भी साथ साथ क्लियर हो रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनका बहुत हेल्प मिलेगी आपको पूरा लिखने के बाद। सो हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होता है भाई, इंसानों के अंदर दो तरह के जनरली ग्लैंड पाए जाते हैं। एक तो भाई वो होते हैं जो अपना सीक्रेशन, जो भी वो चीज़ बना रहे हैं वो ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं और ब्लड उसको हर जगह ले जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं भाई जिनका अपना ही नेटवर्क है, उनकी ही ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। और जो हमारा पेनक्रियाज है ये दोनों तरह का, इसलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है और उसके अंदर बड़े पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो फैट्स को तोड़ते हैं। फैट्स को तोड़ने के लिए होता है लाइपेज, लाइपेज नाम याद रखना। और प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए होता है ट्रिप्सिन। एक प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन भी था जो कि स्टमक ने रिलीज करवाया था, ये कौन कर रहा है, ये पेनक्रियाज कर रहा है, ठीक है। तो ये पेनक्रियाज के काम है। फिर आता है बच्चों जो फूड है स्टमक से आगे एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, हाईली कोइल्ड आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लेंथ में होती है। नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है, पतली होती है ये, यानी अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत पतली है। इसके कंपैरिजन में लार्ज इंटेस्टाइन काफ़ी ज़्यादा होती है, डायमीटर वाइज ज़्यादा होती है, इसलिए उसको लार्ज बोला गया, ठीक है। बट लेंथ में ये बहुत ज़्यादा होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में होनी चाहिए भाई, कंप्लीट डाइजेशन की जगह है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, तो आंसर आना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब सबसे ज़्यादा डाइजेशन यही होता है। इसके अंदर भी वैसे तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बट इतना डिटेल में ना जाके याद रखना कि इसका एक पार्ट होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है मैक्सिमम। और इसका एक पार्ट होता है जेजुनम जिसका काम होता है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। ये भी जूस रिलीज करता है जिसको इंटेस्टाइनल जूसेस बोलते हैं, जो कि फैटी एसिड्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे, इन सब पे काम करता है। जनरली प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है फैटी एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाता है ग्लूकोज में, फैट्स को तोड़ा जाता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल्स में। ये सारा काम स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियाज का जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, बाइल जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ज़्यादातर जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गए, इसलिए यही कंप्लीट साइट है डाइजेशन का। फिर उसके बाद जो खाना है वो पहुंचा दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। सो लार्ज क्यों है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रीज़न बेटा इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है। सो इसका जो मेन काम है, देखो डाइजेशन में इतना ज़्यादा रोल नहीं है, डाइजेशन होता है ऑब्वियस है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। इसका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना या इलेक्ट्रोलाइट्स मींस आयंस जो हैं उनको एब्जॉर्ब करना, जो अनडाइजेस्टेड फूड है। अनडाइजेस्टेड मतलब क्योंकि ज़्यादातर डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने कर दिया, अब अनडाइजेस्टेड फूड ही तो इसके अंदर से पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ध्यान रखना, ये जो डाइजेशन के बाद ये जो सबसे सिंपलेस्ट चीज़ें मिल रही है, ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, इनको स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट विलीज एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचा देती है। नेक्स्ट पार्ट इसी लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है यहाँ पर, जिसमें टेम्परेरीली ऐसे बोल सकते हो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, जिसको रेक्टम कहा जाता है, थोड़ी देर के लिए, ऐसे नहीं कि परमानेंटली। एंड उसके बाद इस वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। लास्ट में एक ओपनिंग रहती है जिसको कहा जाता है एनस, सबसे लास्ट में। तो ये ओपनिंग है जिसके थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी से बाहर जाता है। हालांकि इसको रेगुलेट करने के लिए भी एक स्पिंचर मीन्स काइंड ऑफ वॉल्व होती है, काइंड ऑफ एक मसल है जो कंट्रोल करती है एग्जिट को भी। अच्छा, एक पार्ट आप देख सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में भी यहाँ एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन होता है जो हमारी बॉडी में काम का नहीं है, इसको कहा जाता है अपेंडिक्स। तो जनरली
कहा जाता है कि अपेंडिक्स जो है वो रिलेटेड टू है डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, बट हम इंसानों को सेलुलोज डाइजेस्ट करना ही नहीं है, हमारे अंदर सेलुलोज डाइजेशन करने का कोई काम ही नहीं है, इसलिए अपेंडिक्स हमारी बॉडी में एज अ वेजिटल ऑर्गन है जो काम का नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बैक्टीरियाज भी होते हैं जनरली उनमें जो कि रूमिनेंट्स होते हैं, जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, और हमारे अंदर तो भाई है ही नहीं सेलुलोज डाइजेशन करने का कोई प्रोसेस, इसलिए हमारी बॉडी में अपेंडिक्स तो है लेकिन बगैर काम की, तो बॉडी में उसका कोई यूज़ नहीं है। तो आई होप एलिमेंट्री कैनाल का पूरा आपको हर एक पार्ट के बारे में समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। भाई अभी अभी खाना खा के हटे हैं, डाइजेशन हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारा खाना लगभग डाइजेस्ट हो गया है, वहाँ विलीज ने उस फूड को एब्जॉर्ब किया और हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचा दिया फूड को। फूड बोले तो ये बोले तो ग्लूकोज, ये फूड ही तो है। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें C6H12O6, ये हर एक सेल तक पहुंचा दिया गया है। अब जब फूड को हर एक सेल तक पहुंचा दिया जाता है, अब मेन काम होता है इससे एनर्जी ऑब्टेन करना। तो ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन की कैसे जाती है, तो इसके तो तरीके होते हैं सर, हर ऑर्गेनिज्म का सेम नहीं है। तो जो जनरली पैटर्न देखा गया वो ये देखा गया कि कुछ ऑर्गेनिज्म इसको विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और कुछ विदाउट ऑक्सीजन करते हैं। लेकिन चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, विदाउट ऑक्सीजन कर रहा है या विद ऑक्सीजन कर रहा है, इनिशियल स्टेप सब में सेम है। क्या कि ये जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, सबसे पहले इंसानों के या जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि फूड से एनर्जी ऑब्टेन करनी है, भाई सभी के अंदर होता है। हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे पहला ये स्टेप तो होगा ही होगा, ऑक्सीजन है या ना है ये स्टेप होगा ही होगा। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म के अंदर इसको तोड़ दिया जाता है और इसके टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज के टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो कि होता है साइटोप्लाज्म में। अब क्या किया जाता है इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर, उसको तोड़ दिया जाता है 3 कार्बन वाले एक मॉलिक्यूल में जिसको कहा जाता है पायरुवेट। साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जनरली जो होती है बेटा 2 ATP के आसपास। ठीक है, अब बोल सकते हो ये इनिशियल पहला स्टेप है, ये सब में होना कंपलसरी है, चाहे उसको ऑक्सीजन चाहिए चाहे नहीं चाहिए, ये होना ही होना है। ठीक है, इस इतने से स्टेप को ग्लाइकोलिसिस का। अब ये जो पायरुवेट बना, अब फर्दर इससे एनर्जी ऑब्टेन करने के तरीके हैं। तो सबसे पहला ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जैसे कि ईस्ट, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है भाई, बगैर ऑक्सीजन के ही ये क्या करता है एनर्जी ऑब्टेन करता है, तो इसलिए लिखा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है इस 3 कार्बन वाले पायरुवेट को तोड़ देता है और एनर्जी ऑब्टेन करता है। तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी ऑब्टेन की जाए ग्लूकोज से, दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। होता क्या है, ईस्ट इसको तोड़ता है इथेनॉल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर प्लस एनर्जी के अंदर। एनर्जी तो इसको चाहिए, CO2 ये रिलीज कर देता है और एथेनॉल भाई ये भी रिलीज करता है। ठीक है, अब ये जो एथेनॉल है इसका एक और नाम होता है इथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला देख सकते हैं C2H5OH या C2H6O। इस प्रोसेस को भाई ये जो ईस्ट ने किया इसको जनरली फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। बीवरेज, अल्कोहल, बहुत सारी चीज़ें इसी प्रोसेस के थ्रू बनती है। चलिए नेक्स्ट जो है, कई बार ये हम जनरली ह्यूमन बींग्स की ही बात मैं बता रहा हूँ। अगेन क्या होता है, हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन की हेल्प से आपको पता है कि एनर्जी ऑब्टेन करती है, बट अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा किसी वजह से या कम मिल रहा है, तो अगर कम मिल रहा है तो हमारी मसल सेल क्या करती है विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ लिखा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब पूरी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रही है, लेकिन हमारी जो मसल सेल है तो उस कमी को देखते हुए बगैर ऑक्सीजन के ही क्या करेगी इस पायरुवेट को तोड़ देती है। ठीक है, ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्योंकि हो तो बगैर ऑक्सीजन के रहा है, तोड़ती किसमें है लैक्टिक एसिड के अंदर, प्लस ये भी एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी बॉडी को चाहिए, काम आ जाएगी। भाई लैक्टिक एसिड काम का नहीं है तो हमारी ये मसल सेल्स के अंदर रहता है और इसकी वजह से आ जाते हैं क्रैम्प्स, जकड़न, दर्द स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जिसको लैक्टेट भी बोलते हैं, फॉर्मूला लिखा गया है C3H6O3। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि जनरली हम ह्यूमन बींग्स या फिर और भी अदर ऑर्गेनिजम्स में होता है। भाई जब हमारी बॉडी की बात करें तो खाने के साथ साथ ऑक्सीजन भी हर एक सेल तक पहुंच जाती है। तो भाई जो ये ऑक्सीजन है जब पहुंच गई हर एक सेल तक, तो ऑक्सीजन की हेल्प से
इस पायरुवेट को फर्दर डिवाइड किया जाता है और एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। तो भाई ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। होता कहाँ है, ये हमारी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम की जगह पे होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो मैं बोल सकता हूँ रेस्पिरेशन दो तरह का, एरोबिक, एनारोबिक। होता क्या है इसके अंदर बेटा, इसके अंदर 36 एटीपी रिलीज होते हैं। बोलोगे सर दो पहले हुए 36 हुए, तो अगर आपसे पूछा जाए भी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टोटल कितनी देता है, तो आप बोलोगे 38 एटीपी देता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, टोटल बताना आपको 2 + 36 मिलाकर। ठीक है, अब इसमें बनता क्या है ये आप सबको पता है, क्या बनता है ये बताओ। सो आपको पता है जब ये पायरुवेट को तोड़ता है तो बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस बनता है वाटर, प्लस बनती है एनर्जी। अब मैं आपको बता चुका हूँ CO2 बॉडी रिलीज कर देता है ब्रीदिंग के थ्रू, वाटर जो है बॉडी के अंदर ही यूटिलाइज हो जाता है और एक्सेस है तो उसको भी रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से और ब्रीदिंग से। सो ब्रीदिंग एक छोटा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का या रेस्पिरेशन का। सो रेस्पिरेशन का ओवरऑल मतलब है जो खाना हमने खाया था उसको ऑक्सीजन देना और उसकी हेल्प से एनर्जी बनाना। ऑक्सीजन देना ये काम ब्रीदिंग के थ्रू होता है। ठीक है, और फिर सेल में उस ऑक्सीजन को पहुंचा के खाने के साथ मिलाकर एनर्जी बना दी जाती है और इस पूरे को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए बात करते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स की। तो सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन अंदर जाना है और जो है CO2 बाहर निकालना है। तो उस सिर्फ ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता, एक्चुअल में जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ और भी तो गैसेस अंदर जा रही है, लेकिन एंट्री के लिए जो पैसेज है, एंट्री के लिए जो ओपनिंग है, ओपनिंग को तो नोस्ट्रिल्स कहा जाता है और इसको हम नेसल पैसेज बोलते हैं जिसके थ्रू एयर अंदर जाती है। मैं ऑक्सीजन नहीं बोलूँगा, एयर वर्ड यूज़ करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी जो भी चीज़ें वो सारी नेसल पैसेज के थ्रू अंदर जाती है। ठीक है, काम की बात करें तो इस एयर को ये थोड़ा सा टेम्परेचर बॉडी के जैसा बना देता है, मतलब थोड़ा गर्म कर देता है, ह्यूमिडिफाई कर देता है, मीन्स उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड कर देता है, प्लस फिल्टर करता है। रीज़न आपको पता होगा हमारे नाक के अंदर हेयर्स होते हैं जो फिल्टर का काम करते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल चीज़ें जैसे अंदर ना जाए। देन उसके बाद माउथ कैविटी, चलो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट था। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये भी एक सेकेंडरी पैसेज है एयर का। आपने देखा होगा कई बार बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चाहिए हो, किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं तो हम मुंह खोल कर भी सांस लेने लग जाते हैं ऐसे करके। रीज़न क्योंकि अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो एक रास्ता तो नाक वाला है तो हम एक और शॉर्टकट रास्ता यूज़ कर लेते हैं जो है मुंह वाला रास्ता। हालांकि ये सेफ़ नहीं है क्योंकि यहाँ अंदर कोई हेयर्स नहीं है, फिल्टर नहीं होता, वार्म नहीं होता, ह्यूमिडिफाई नहीं होता, लेकिन एक काम टेम्परेरी बोल सकते हो, काम चल जाता है, इसलिए इसका भी यूज़ किया जा सकता है और करते भी। कई लोग मुंह से सांस लेते हैं, आपने देखा होगा। सेफ़ नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट टेम्परेरीली यूज़ हो सकता है। देन कॉमन पैसेज आपको पता होगा फूड और एयर का, फेरिंक्स, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट है लैरिंक्स, जो है ये फर्दर एक्सटेंशन है किसका, फेरिंक्स के बाद, या फिर हमारा जो एयर के पैसेज के लिए विंड पाइप है उसका स्टार्टिंग में हिस्सा है लैरिंक्स। लैरिंक्स की बात करें तो बेटा इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये एक वॉल्व का काम करता है, ये खाने को इस एयर वाली विंड पाइप के अंदर जाने से रोकता है। हालांकि इसके ऊपर एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। देन है ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसका दूसरा नाम होता है विंड पाइप। जो इनहेल्ड एयर है, बार बार मैं एयर वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो एयर बॉडी के अंदर लंग्स तक पहुंचानी है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्रैकिया, इसके थ्रू जाता है। इसको विंड पाइप बोलते हैं। फंक्शन मैंने बता दिया, एयर को लंग्स तक पहुंचाएगा। ये भी कहीं ना कहीं फिल्टर आउट करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है, ह्यूमिडिफाई करता है। ये ज़रूरी है एयर का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ना, ह्यूमिडिफाई होना। देन ये जो ट्रैकिया है, जब इसके अंदर से एयर पास होती है तो ये कोलैप्स मतलब ये पिचक ना जाए, बंद ना हो जाए। अगर ये हो गया तो भाई अंदर एयर नहीं जाएगी। जनरली जब किसी का गला घोंटते हैं एक्चुअल में ट्रैकिया जो कोलैप्स हो जाता है। अब इस कोलैप्सिंग को रोकने के लिए इसके अंदर रिंग्स लगी होती है, पूरी नहीं, सी शेप की रिंग्स लगी होती है, कार्टिलेज से बनी हुई, इसलिए बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये कोलैप्सिंग से रोकती है उसको, मतलब बंद होने से रोकती है, पिचकने से रोकती है। तो सी शेप है, फिर से सुनना, कंप्लीट नहीं है रिंग, ये सी शेप की है, सिर्फ आगे से होती है, पीछे आपको पता है फूड पाइप है इसलिए उधर से इनकम्प्लीट होती है। ठीक है,
आगे नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रैकिया ये जाती है हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन में जिसको बोलते हैं लंग्स। दो है, एक लेफ्ट में एक राइट में। दोनों लंग्स का जो अगर मैं बात करूँ साइज सेम नहीं है। ऑब्वियस है कि जो हमारा लेफ्ट वाला लंग है यहाँ पर हार्ट की भी पोजीशन है, थोड़ा सा हार्ट इसके अंदर टेढ़ा अंदर घुसा हुआ है, तो ये लंग थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है यहाँ पर। क्लियर। लंग्स के अंदर अगर हम बात करें तो लंग्स के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले ये जो ट्रैकिया जब लंग्स में एंटर की तो लंग्स के अंदर जो मेन पाइप्स है जिसके थ्रू एयर अंदर जाएगी उसको बोलते हैं ब्रोंकियाई। वैसे एक्चुअल में नाम है ब्रोंकस एक के लिए, और ये इधर भी जा रही है लेफ्ट लंग में भी राइट में भी, इसलिए इसका नाम दे दिया ब्रोंकियाई। अब ये जो ब्रोंकियाई है ये फर्दर फिर छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है जिसको बोलते हैं बेटा ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, क्या बोल देते हैं बेटा? ब्रोंक्यूल्स। सो ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये फर्दर डिवीजन्स हैं किसकी? मैं अभी बताया आपको ब्रोंकियाई की। अब ये ब्रोंक्यूल्स क्या फर्दर डिवाइड होते हैं? बिल्कुल, ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं और लास्ट में छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको एल्वेलीज कहा जाता है वो मिलते हैं, और एल्वेलीज के अंदर जो जगह होती है खाली उसको एल्वुलर सैक कहा जाता है। जैसे ये एल्वेली का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और इसके अंदर वाली ये जो जगह है जहाँ पर एयर अंदर जाएगी दैट इज एल्वुलर सैक। ठीक है, एल्वुलर सैक का काम जो गैसेज अंदर पहुंचेगी वो यहाँ पर स्टोर रहेगी। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड हुई है किसके अंदर बेटा? एल्वेलीज के अंदर। एल्वेलीज क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एयर जाएगी और ये पूरा ब्लड वेसल से कवर्ड होता है, तो क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज करना है भाई, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर पहुंचानी है ब्लड के अंदर, ब्लड से CO2 वापस लानी है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एल्वेलीज के अंदर ही होता है, ध्यान रखना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो बैलून शेप्ड एयर सैक है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है लंग्स डेलिकेट ऑर्गन है, तो प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर जो है रिब्स होती हैं, आपको पता होगा जो कर्ड बोन होती है कर्व शेप की होती है, एक तरह का केज का काम करता है, लंग्स के साथ साथ हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। डायफ्राम आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारी ये जो थोरस कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से अलग करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर थोरस कैविटी के जस्ट नीचे है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हमने पढ़ा था वो डाइजेस्टिव सिस्टम के जस्ट ऊपर की तरफ था, तो ये सेपरेशन का काम करता है डायफ्राम। हालांकि डायफ्राम का जो रोल भी है, जब हम इनहेल करते हैं एक्सेल करते हैं तो ये डायफ्राम मूव करता है, इसका मूवमेंट भी हेल्प करता है एल्वेलीज के अंदर एयर को फिल करने में और उसको बाहर निकालने में। ठीक है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन ड्यूरिंग इनहेलेशन, बता दिया, और रिलैक्स होता है जब एयर को बाहर निकालना है, एक्सलेशन करना है। भूख लगी थी, खाना खाया, खाने को डाइजेस्ट भी कर लिया, ऑक्सीजन भी पहुंचा दी भाई हर एक पार्ट तक। अब हमारा दिल हो गया नाराज, बोला भी तुम मेरे से तो बातें कर नहीं रहे, तो भाई दिल तो है उसको संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं हमारे दिल की और सुनते हैं दिल की क्या कह रहे हैं। सो ह्यूमन हार्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर पार्ट की बात करें जो कि है ऑर्बिटा, तो आपको मैं बता दूं भाई हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर में बना है। आपको पता होगा 4 चैम्बर्स है हार्ट के अंदर। ठीक है, नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो चैम्बर्स की, कोई एज सच फिक्स नहीं है। ठीक है, एक साथ कई चैम्बर काम कर रहे होते हैं। सो अगर 4 चैम्बर्स की बात करें तो 2 लेफ्ट में होते हैं, 2 राइट में होते हैं, 2 अपर्स होते हैं, उनको एट्रियम्स कहा जाता है, लोअर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो ये जो लोअर में यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड को हाई प्रेशर से पंप किया जाता है ताकि वो पूरी बॉडी तक चला जाए। ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। तो भाई जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है जनरली उनको बोलते हैं आर्टरीज, और ये हार्ट से निकल रही है तो ऑब्वियस है सबसे बड़ी आर्टरी होगी। तो जो ओर्टा है वो ह्यूमन हार्ट की सबसे लार्जेस्ट या बड़ी आर्टरी है, इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक सप्लाई करना। ब्लड इसके पास आता कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है। चलिए अच्छा, अब बात करें ब्लड हार्ट में आया कहाँ से। सो हमारे ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड है कौन सा, जो पूरी बॉडी ने यूज कर लिया है, उसकी ऑक्सीजन अपने पास यूज कर ली, अब वो ब्लड हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ह्यूमन हार्ट में पहुंचाया जाता है। सो बॉडी के अपर पार्ट से, जैसे दिल अगर हम यहाँ पर है हमारा, तो उससे ऊपर भी तो हमारा हेड और शोल्डर और अदर पार्ट है, तो वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में एंटर करता है, और ये सबसे बड़ी वेन में से एक है, मतलब सबसे बड़ी वेन है बोल सकते हो, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। इसको कहा जाता है वेना कावा। पूछा जाए भी व्हाट इज वेना कावा, सो बोल सकते हो लार्जेस्ट वेन
वेना कावा। ये ऊपर वाले पार्ट से लेके आ रही है तो इसके बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड पूरी ब्लड बॉडी से इकट्ठा करती है, खासकर ये अपर पार्ट से, क्योंकि लोअर के लिए अलग है। और क्या करती है उसको, ये हमारी बॉडी के जो राइट एट्रियम या ओरिकल, ये जो अपर चैम्बर्स होते हैं इनको एट्रियम या ओरिकल्स बोलते हैं, ये इसके अंदर पहुंचा देती है। सिर्फ वेना कावा सुपीरियर है नहीं भाई, एक इन्फीरियर वेना कावा भी है जो बॉडी के लोअर पार्ट से भी सेम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और राइट एट्रियम में पहुंचा देती है। तो बोल सकते हो राइट एट्रियम वो जगह है जहां सबसे पहले ह्यूमन हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है। आता कहां से, दोनों वेना कावा लेके आती है, बॉडी के अपर पार्ट से भी और बॉडी के लोअर पार्ट से भी लेके आती है। और वेना कावा क्या था, लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ओके। अब राइट एट्रियम मैं आपको बता चुका हूं, ये एक चैम्बर है ह्यूमन हार्ट का जो क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कौन लेके आता है इसके अंदर, भाई वेना कावाज लेके आती है। अब ये ब्लड क्या करेगा, राइट एट्रियम उस ब्लड को पुश करेगा नीचे की तरफ। नीचे कहां पर, राइट वेंट्रिकल में। भाई ये काम अपने आप नहीं होता, हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं, स्पेशल मसल्स होती हैं, कार्डिक मसल्स, इनमें लगातार रिदमिक रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है। जब दोनों वाले ऊपर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नीचे वाले रिलैक्स होते हैं, ताकि ऊपर वाला जो ब्लड है दोनों चैम्बर्स में एक साथ नीचे चला जाए। फिर जब नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये यहाँ पर वॉल्व्स बंद हो जाते हैं और ये ब्लड को, जैसे ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को भेज देता है लंग्स के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल भेज देता है बॉडी के पास रोटा के थ्रू। तो ये लगातार चलता रहता है। फिलहाल क्या है, वेना कावा दोनों ही राइट एट्रियम में ब्लड को फिल कर रही है जब तक ये पूरा फुल नहीं हो जाता। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, मैं आपको बता चुका हूँ, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से, और फिर ये इसको पंप करेगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब भाई आई राइट वेंट्रिकल, आप अगर देखें तो ये जो चैम्बर्स हैं ये लोअर चैम्बर्स में से एक है राइट साइड में, इसलिए राइट वेंट्रिकल बोला। इसकी जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, ये थोड़ी थिक होती है क्योंकि ब्लड यहाँ थोड़ा सा हाई प्रेशर से जाना होता है। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक लेयर है, सेप्टम, ऊपर एट्रियम्स के बीच में भी एक लेयर होती है, उसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं, इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। फिलहाल राइट वेंट्रिकल पे आए तो राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम से ब्लड रिसीव करती है। ठीक है, अब इस ब्लड का करेगी क्या, इसको पुश करती है कॉन्ट्रैक्ट होने पर ऊपर की तरफ। भाई ऊपर वापस राइट एट्रियम में चला जाए तो इसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पर होती है बेटा एक वॉल्व। ठीक है, क्या होती है, एक वॉल्व होती है इसके अंदर, वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है राइट एट्रियम में। सिर्फ ब्लड जा पाता है कहाँ पर, इसके थ्रू, कहाँ पर, लंग्स के पास, ताकि ऑक्सीजनेट हो सके। तो राइट वेंट्रिकल मैं आपको बता चुका हूँ, राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेजता है। लंग्स के पास भेजता किसके थ्रू है, इन ट्यूब्स के थ्रू। ये बॉडी के हार्ट से ब्लड बाहर लेके जाती है। अब भाई ब्लड बाहर जो लेके जाती है हार्ट से, हमने तो उनका नाम आर्टरी रख रखा है, लेकिन सर इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये तो उल्टा काम कर रही है, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। साथ ही साथ सर ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स से रिलेटेड कोई भी वर्ड हो तो हम पल्मनरी वर्ड यूज करते हैं। तो भाई ये जो ब्लड है ये लंग्स के पास जा रहा है, तो इसलिए नाम के आगे जोड़ दिया पल्मनरी। पल्मनरी वर्ड अगेन मैं बता दूं लंग्स से रिलेटेड है। जैसे हार्ट से रिलेटेड वर्ड के लिए कार्डिक आता है, अगर आपको पता हो लीवर से रिलेटेड जो है टर्म वो अलग होती है। ठीक है, हमारे मैंने आपको बताया लंग्स से रिलेटेड पल्मोनरी वर्ड अलग है। तो ऐसे बॉडी के ऑर्गन से रिलेटेड हम वर्ड्स के नाम रखते हैं। सो अगेन फिर से सुनना, बॉडी के ह्यूमन हार्ट के बाहर निकलने वाली ब्लड वेसल्स को जनरली आर्टरीज बोलते हैं, लेकिन सर आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसने तो डीऑक्सीनेटेड कैरी किया, पहली एक्सेप्शन। दूसरा, ये लंग्स से रिलेटेड है इसलिए नाम आया पल्मोनरी और इसका नाम रख दिया पल्मोनरी आर्टरीज। पूछा जाए ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो आप नाम में लिखेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, चलिए अब ब्लड लंग्स तक पहुंच चुका है। लंग्स में आपको पता है एल्वलीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। अब इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दी गई है, CO2 निकाल दिया गया है, अब हो चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसको हार्ट में वापस लाना है तो वापस लाएंगी वेन्स, क्योंकि हार्ट के अंदर जो एंटर करता है उसको आपको पता होगा ब्लड वेसल को वेन बोलते हैं, लेकिन वेन तो सर डीऑक्सीनेटेड कैरी करते हैं, ये तो ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है, पहला एक्सेप्शन। दूसरा, ये भी सर लंग्स से आई है, नाम के साथ में क्या वर्ड लगाएं, पल्मोनरी, इसलिए इसका नाम रखा गया पल्मोनरी वेन। तो फिर से क्वेश्चन बना, ऐसा कौन सा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, दैट इज पल्मोनरी वेन। अब ब्लड को पहुंचा देंगे कहाँ पर, लेफ्ट साइड में अपर चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल। तो भाई यहाँ से पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच चुका है इस चैम्बर के अंदर। सेम उसी टाइम राइट एट्रियम में भी पहुंच रहा था, उधर से डीऑक्सीनेटेड, इधर ऑक्सीजनेटेड पहुंच चुका है। आपको
बता दूं लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम का काम मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, पल्मोनरी वेन उसको लेके आती है। अब उस ब्लड का क्या करेगा, वो पहुंचाएगा अपने से नीचे वाले चैम्बर में जो कि है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में दे देगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल अगेन थिक वॉल रीजन, क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड को भेजना है, ये ब्लड को भेजेगा ऊपर। अब ऊपर वापस ना चला जाए लेफ्ट एट्रियम में, तो ये फिर से यहाँ पर एक वॉल्व है जो बंद हो जाती है, ताकि ब्लड सिर्फ और सिर्फ ओर्टा के थ्रू हार्ट से बाहर जा सके। हमने ओर्टा से स्टार्ट किया था, ओर्टा पे ख़त्म हुआ। इस तरह से पूरी हमारी ह्यूमन हार्ट जो है वो काम करता है, ठीक है। अच्छा, बीच में ये जो लेयर है मैं आपको बता चुका हूँ, ये लेयर सेप्टम कहलाती है। हालांकि सेप्टम दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी है, दोनों ओरिकल्स के बीच में भी, ताकि ये 4 चैम्बर्स अलग बने रहे। अब एक ये दीवार होगी और एक ये वॉल्स वाली दीवार होगी, ठीक है। चैम्बर्स का अलग होना जरूरी इसलिए ताकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आई होप दिल की बातें समझ गए होंगे तुम। अभी दिल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि दिल कहाँ कहाँ पहुँचता है, मीन्स ब्लड का फ्लो किस तरह से होता है बॉडी के अंदर। तो ब्लड के इस फ्लो को वैसे कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन। सो अगर हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो भाई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ब्लड सर्कुलेशन अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन भाई उसके अंदर हार्ट के अंदर चैम्बर कितने हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें 2 चैम्बर होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। सो अगर हम अपनी बात करें इंसानों की, तो वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। सो हम में कैसा सर्कुलेशन होता है, सो हमारे अंदर होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि जो ब्लड है वो पूरे एक साइकिल मतलब भी अगर हमारे हार्ट से निकला है और वो पूरी बॉडी में गया और पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, उस दौरान हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड पास होता है, तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। सो कैसे, चलिए थोड़ा सा समझते हैं उनको। तो अगर आप देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कैपिलरीज। आपको मैं बता दूं, ब्लड वेसल्स जो हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स अगर आप बोल सकते हो तो ये थोड़ी बड़ी वेसल्स हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, और बहुत कुछ है इनके बारे में। लेकिन सेलुलर लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए तो कैपिलरीज को बहुत छोटे साइज़ का ब्लड वेसल्स को बहुत छोटे साइज़ का होना पड़ेगा, और उनको ही जनरली हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर जो कैपिलरीज हैं वो क्या कर रही हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही हैं, मीन्स उनको ऑक्सीजन दे रही हैं, वहाँ से CO2 उठा रही हैं। अब जैसे जैसे CO2 उठाएंगी तो अब जो है ये डीऑक्सीजनेटेड होती जा रही हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी तो ऑब्वियस ही बात है, छोटी छोटी कैपिलरी से एक बड़ी ब्लड वेसल बनी जिसको हमने नाम दे दिया वेन। सो वेन्स एक्चुअली जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, टिश्यू से या सेल से। सेलुलर लेवल पे जो होती है उसको कैपिलरीज बोलते हैं। सेल लेवल के बाद जो है, ठीक है, उनको हम जनरली वेन्स नाम दे देते हैं। वैसे तो वेन से पहले वेन्यूल्स भी होता है, बट हम उतना डिटेल में नहीं जाने वाले। सब क्या होता है, ये जो वेन है वे हमारी पूरी बॉडी से ही, पूरी बॉडी में ही तो वेन्स है, पूरी बॉडी से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और राइट एट्रियम के अंदर पहुंचाती है। सो दिस इज द राइट एट्रियम। लेकिन राइट एट्रियम से पहले वो सबसे बड़ी वेन में बदल जाती है, जो कि बॉडी के अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों से ही ब्लड कैरी करवाती हैं और मींस ब्लड पहुंचाती हैं हार्ट के अंदर। आपको पता होगा जिसको हम बोलते थे वेना कावा, है ना। वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से राइट एट्रियम में एंटर करवाती है। देन नेक्स्ट पार्ट की बात करें भाई, ये राइट एट्रियम से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। भाई राइट वेंट्रिकल ने इस ब्लड को पुश किया, ठीक है, और भेज दिया लंग्स के पास। किसके थ्रू, इस जो आर्टरी है, इसको हमने पल्मोनरी आर्टरी नाम दिया था, पिछले डायग्राम में समझा ही था। तो ये जो आर्टरी है ये ब्लड को आगे पहुंचाएगी। अब आर्टरी फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती जाएगी और लास्ट में जो है ये लंग्स तक, जब एल्वेलीज की बात करें वहाँ तक ये बिल्कुल कैपिलरीज की फॉर्म में होती है, ताकि एक्सचेंज ऑफ अगेन गैसेज हो सके। और एल्वेलीज के अंदर नहीं बोलूँगा, एल्वेलीज के सरफेस पे जो ब्लड कैपिलरीज है वो ऑक्सीजन वहाँ से उठाती है, CO2 छोड़ देती है, मतलब ब्लड वापस से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है यहाँ पर इसके अंदर, इस कैपिलरीज के अंदर। और ये कैपिलरीज कौन सी है, ये लंग्स की कैपिलरीज है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया इसका क्या काम करता है। ये एल्वेली से ऑक्सीजन उठा लेंगी और बदले में CO2 छोड़ देगी। अब ब्लड हो चुका है ऑक्सीजनेटेड। अब पल्मोनरी वेन क्या करती है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती है और वापस कहाँ ले आती है बेटा, उसको हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल के अंदर पहुंचा देती है। अब ये वाला जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पुश करता है और सबसे बड़ी आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में भेजता है। और सबसे बड़ी आर्टरी जिसका नाम आपको पता है ऑर्टा, जो हमने थोड़ी देर पहले समझा, ठीक है। ये जो है पूरी बॉडी को क्या पहुंचाता है, ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है पूरी बॉडी को जो है आर्टरीज के थ्रू। और आर्टरीज फिर से फर्दर हर एक बॉडी के ऑर्गेनिज्म के सेल्स
तक पहुंचती है और सेल्स में जाते जाते वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, फिर से वहीं एक्सचेंज होता है। अब देखिए तो एक पूरा साइकिल बन जाता है। इस पूरे साइकिल में ब्लड एक बार यहाँ से एंटर किया था और दूसरी बार फिर यहाँ से आया। एक पूरे साइकिल में ब्लड 2 बार हार्ट से पास हुआ, तो इसलिए इसको कहा गया था डबल सर्कुलेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो चलिए बड़े नेक्स्ट फेज पे। नेक्स्ट फेज जो है वो है ब्लड प्रेशर का। सो ये डायग्राम भी अगेन एनसीईआरटी का डायग्राम है, ब्लड प्रेशर। सो अब ब्लड जब हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो ऑब्वियस है वो वॉल्स पे प्रेशर तो लगाएगा, उसी को ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जनरली जो है जब ब्लड को भेजा जाता है पूरी बॉडी में प्रेशर के साथ भेजा जाता है आर्टरीज के थ्रू, तो आर्टरी के ब्लड प्रेशर को मेज़र करना ज़्यादा सफिशिएंट या ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसलिए आप डायग्राम में भी देखें तो एक जो है हाथ का डायग्राम दिखा रखा है और आर्टरीज मेंशन है, बिकॉज आर्टरी में ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर से जाता है। सो अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, वैसे ब्लड प्रेशर का मैं आपको बता दूं जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो होता है पास्कल, जो कि होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर का यूनिट होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर का यूनिट कुछ अलग है। सो क्या है मैं आपको बता दूं, ब्लड प्रेशर का यूनिट क्या है। थोड़ा सा इसको जानने से पहले प्रेशर की यूनिट की बात करें तो प्रेशर का यूनिट पास्कल या न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, एक और यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं प्रेशर के, और उनमें से एक जो यूनिट होता है बार भी होता है, अगर आपने कहीं सुना हो। एक यूनिट टोर भी होता है, और हाइट ऑफ मर्करी कॉलम मीन्स एक कंटेनर है, जैसे आप ये देख सकते हो इसमें मर्करी भर दी, उसकी हाइट का यूज़ करके भी प्रेशर बताया जा सकता है। और उसमें जनरली हम मर्करी की हाइट को मिलीमीटर में लिखते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ mm ऑफ Hg। mm मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और 1 mm ऑफ मर्करी को 1 टोर के नाम से जाना जाता है। ये यूनिट है, ठीक है। सो जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, आपको पता है हार्ट जो है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। जब वेंट्रिकल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड को हाई प्रेशर से भेजते हैं, फिर वो रिलैक्स भी होते हैं, तो आर्टरी के अंदर ब्लड थोड़ा सा लो प्रेशर पे आ जाता है, हाई पे भी आता है। तो इट मीन ये फेज दोनों चलते हैं। तो जब ब्लड हाई प्रेशर पे होता है उसको सिस्टोलिक फेज बोलते हैं, उस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 120। अब 120 क्या है? इट्स 120 mm ऑफ Hg। ये पूरा मतलब ये है इसका, या इसको बोल सकते हैं 120 टोर। ये सिस्टोलिक प्रेशर है, हाईएस्ट वैल्यू जो है, मींस जब वो हाई प्रेशर पे जाता है, ठीक है। हाईएस्ट मतलब ये नहीं कि ब्लड इससे ज़्यादा प्रेशर में हो नहीं सकता। नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो प्रेशर होता है वो 120 होता है नॉर्मल पर्सन का। हाँ, अगर किसी का बीपी हाई रहता है तो वो इससे ऊपर भी जा सकता है, 130, 140, 150 और उससे भी ज़्यादा। एंड जब वो रिलैक्स मोड में होता है, उसको डायस्टोलिक फेज बोलते हैं, तब जो प्रेशर होता है वो होता है 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। सो अगर नॉर्मल प्रेशर को लिखें कभी भी तो हमेशा लिखा जाता है 120 डिवाइड बाई, डिवाइड नहीं एक्चुअल में ये स्लैश है, ये दोनों प्रेशर्स को दिखाने के लिए। तो नॉर्मल प्रेशर जब भी पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है 120/80। यूनिट क्या है इसका? mm ऑफ Hg। Hg इज मर्करी। अब बीपी मेजर कैसे करते हैं उसकी बारे में बात करें तो भाई देखो, आर्टरी जो है ब्लड को कैरी कर रहा है, और आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो दीवारों पर फोर्स लगा रहा है। ऐसे ऑक्सीजन जो है, सॉरी ब्लड जो है वो फोर्स लगा रहा है, ये ब्लड है, दीवारों पे फोर्स लगा रहा है। इतने में हमने क्या किया, हाथ पे एक डिवाइस लगाया, और आप सब जानते हो इस डिवाइस को, इसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। ये इसके अंदर एक पाउच जैसा पार्ट रहता है जो कि हाथ पे लपेटा जाता है, और उसमें हवा भरी जाती है। हवा भरते रहते हैं तब तक जब तक ये आर्टरी एकदम कोलैप्स ना हो जाए, बंद ना हो जाए। ऐसा होने पर क्या होगा, ये ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं आगे फर्दर आर्टरी में, देखो अगर हमें यहाँ कोई पल्स सुनाई नहीं देगी, इसका मतलब ब्लड नहीं आया, और ब्लड नहीं आया तो इसका मतलब कि हमने प्रेशर ज़्यादा लगा रखा है। तो ये इंडिकेशन मिल गई, ठीक है, यानी आर्टरी क्लोज हो चुकी है, इसका मतलब ये हो गया। अब आर्टरी क्लोज हो गई है तो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। अब क्या करते हैं, एकदम से हवा रिलीज कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। अब ये हवा बैक वापस आता है, और जब आप देखोगे कि आर्टरी नॉर्मल पोजीशन में होती है, तब जब अंदर वाले ब्लड का और बाहर वाले एयर का प्रेशर बराबर हो जाता है, उस टाइम पे आपको वापस हार्ट बीट जो है अच्छे से प्रॉपर पल्स सुनाई देती है हमें, और वो जो टेम्परेचर मिलता है, सॉरी वो जो प्रेशर की वैल्यू मिलती है, टेम्परेचर सॉरी प्रेशर ही बोलूँगा इसको मैं, टेम्परेचर नहीं है ये। सो प्रेशर का जो वैल्यू मिलता है दैट इज़ 120 अगेन mm ऑफ Hg जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो ये साउंड जो है स्टेथोस्कोप से हम सुन सकते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा अभी ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल हो गया है, इट मीन दैट इज़ 120। अगेन
जो है जब इसको हम रिलीज़ करते हैं एयर को, तो लोवेस्ट आपको जो प्रेशर है वो भी दिखाई देगा, यानी जो मरकरी का जो लेवल है वो 120 पे एक बार ब्रेक लगाएगा, उसके बाद एक बार वो फिर से ब्रेक लगाएगा, जो दूसरी बार ब्रेक लगाएगा वो एक्चुअल में डायस्टोलिक प्रेशर होता है, दैट इज़ व्हाट 80 mm ऑफ Hg, जो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल पूरे से याद क्या रखना है, पूरे से आपको याद रखना था भाई हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसको स्फाइगोमैनोमीटर बोलते हैं। नॉर्मल जो है हमारी बॉडी का प्रेशर जो है बीपी वो कितना होता है 120 से 80 mm ऑफ Hg। लास्ट पार्ट्स की तरफ बढ़े तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। देखो एक्सक्रीशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते। जैसे डाइजेशन के दौरान जो फूड काम का नहीं था हमने बॉडी से बाहर निकाल दिया था, वो एक्सक्रीशन नहीं था, वो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर जो बनते हैं वो बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन को या बॉडी के बाकी पार्ट्स को अफेक्ट करेंगे और अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो सकती है, इसलिए इनको बॉडी से बाहर निकालना है एंड दिस प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन सिस्टम को समझना है तो इसके लिए जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहला देखें आपको यहाँ दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। एक्चुअल में ये आर्टरीज और वेन है, दोनों ही रिलेटेड है किससे, किडनी से। और किडनी के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है रेनल, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था। लंग्स के लिए हमने पल्मोनरी वर्ड यूज़ किया था, हार्ट के लिए कार्डिक यूज़ किया था, ठीक है, स्टमक के लिए गैस्ट्रिक वर्ड यूज़ किया था। तो किडनी के लिए रेनल वर्ड यूज़ करते हैं। लेफ्ट रेनल आर्टरी, ऐसा क्यों नाम दिया गया इसको, तो ये जो हमारे लेफ्ट किडनी के लिए है रेनल आर्टरी। आर्टरी का काम होता है आपको पता होगा, ये ब्लड को कैरी करके ला रहा है ऑक्सीजनेटेड, बट उसके अंदर क्या है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो अच्छी खासी है बट कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको बॉडी से बाहर निकालना है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इस तरह की चीज़ों को, ठीक है, ये बॉडी से बाहर निकालनी है। सप्लाई करता है किडनी को क्या, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ताकि वो उससे फिल्टर आउट कर सके, ठीक है। उसके बाद ये किडनीज देख सकते हो, लेफ्ट राइट दोनों साइड किडनी होती हैं। किडनी बीन शेप का ऑर्गन है, जो एक साइड की किडनी आप देख सकते हो कि लेवल में थोड़ी नीचे है, यस, दोनों सेम लेवल पे नहीं होती, ये थोड़ी सी नीचे होती है किडनी, ठीक है। बीन शेप्ड ऑर्गन, वेस्ट निकालने का सारा मेन काम होता ही इसके अंदर ही है, और जो भी ब्लड से वेस्ट निकलता है उसको ये लिक्विड फॉर्म में बनाकर आगे भेज देते हैं यूरेटर्स के अंदर। दोनों तरफ किडनी है, आप देख सकते हो। अच्छा, एक इसके अंदर ब्लड लेके आई, एक वापस भी तो लेके जाएगी, तो ये जो ब्लू कलर डायग्राम में दिखा रखा है एक्चुअल में ये रेनल वेन है। रेनल वर्ड क्यों, अगेन ये आपके किडनी से रिलेटेड है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को प्लस जो अब क्या हो चुका है जिसमें से वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल चुका है, उसको वापस लेके जाएगा, दैट इज इसको रेनल वेन नाम दिया गया। अब किडनी ने जो भाई जो फिल्टर आउट किया था, देखो इसके बाद ओर्टा लिखा है आ रहा कि ओर्टा जो है वो आगे तक एक्सटेंशन है, आपको पता है ह्यूमन हार्ट तक का। इसका काम आपको ऑलरेडी पता है। अब दोनों ही किडनी ने जो फिल्टर आउट किया नाइट्रोजनस वेस्ट या और अदर्स आयंस वगैरह जो फिल्टर आउट किया, एक्सेस ऑफ वाटर फिल्टर आउट किया, उसको किडनी से बाहर निकालना है। तो उसको निकाला जाता है बेटा किसके थ्रू, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किडनी से बाहर निकलती हैं ये कैरी करती हैं इसको। जनरली उस वेस्ट को हम यूरिन नाम दे देते हैं। तो ये दोनों ही किडनीज लेफ्ट और राइट वाली यूरिन को भेजती हैं आगे यूरेटर के थ्रू। यूरेटर इज़ अ काइंड ऑफ ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब है 10 से 12 इंच का, जो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना है किडनी से। किडनी से कहाँ, एक टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज काइंड ऑफ छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये जो ब्लड है, यूरिन है, ये पहुंच जाता है। यूरिन मीन्स एक्सेस ऑफ वाटर है, आयंस है, यूरिया, यूरिक एसिड और जो भी प्रोटीन्स और जो वेस्ट चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर आ चुकी है। और फिर इसको इजेक्ट करवा दिया जाता है बॉडी से बाहर इस ओपनिंग के थ्रू जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा दैट इज़ ओपनिंग जिसके थ्रू हम यूरिन को बाहर निकालते हैं, ठीक है, जब भी प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है और हम इसको रिलीज कर देते हैं। सो दैट वॉज रिलेटेड टू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये जो किडनी है, किडनी के अंदर ये काम हुआ कैसे, हमने तो सीधा बोल दिया कि ब्लड आया, उसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट, आयंस, एक्स्ट्रा वाटर, ये सब चीज़ें निकाल ली गई और उसको यूरिन बना के भेज दिया गया। अब ये काम हुआ कैसे, ये काम हुआ किडनी के अंदर एक बड़ी ही स्पेशल सेल ने किया। किडनी की
सबसे मेन सेल या किडनी का स्ट्रक्चर जिससे बना है, किडनी में फंक्शन जो करते हैं, इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है, दैट इज नेफ्रॉन, जो कि हमारा नेक्स्ट डायग्राम है नेफ्रॉन का। सबसे पहले अगर हम बात करें, आर्टरी किडनी के पास ब्लड लेके आई थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बट इसके अंदर वेस्टेज है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक्स्ट्रा आयंस है, वाटर है, ये सब फला फला है। तो ये वो रेनल आर्टरी, ये रेनल आर्टरी जो है आगे जाके ऐसी छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, उसका एक गुच्छा बन जाता है, ठीक है, एक टब बन जाता है, ठीक है, और उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो ये एक ऐसे गुच्छा सा बन जाता है कैपिलरीज का। अब ये कवर्ड होता है, ग्लोमेरुलस क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसमें फिल्ट्रेशन का काम यही होगा, इस कैपिलरी से ही बाहर निकलेगा जो वेस्ट है, आयंस है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये सब इसी से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये कवर्ड होता है एक 2 लेयर्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोवेन्स कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोवेन कैप्सूल्स कहा जाता है। तो जो भी इस ग्लोमेरुलस के अंदर वेस्ट जो रिलीज हुआ, जो ब्लड से बाहर निकला, वो एक्चुअली में बोवेन्स कैप्सूल के अंदर चला जाता है, वो इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये कप लाइक है, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, ये फिल्टर आउट जो मटेरियल है उसको अपने अंदर ले जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को यहाँ पर जो इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। कैपिलरीज ने अपना वेस्ट दिया, इसने वो सारा एब्जॉर्ब किया, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब वो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट एक्चुअल में काइंड ऑफ यूरिन बोल सकते हो आप उसको, पूरा यूरिन तो नहीं क्योंकि पानी वानी अभी कुछ जगह रीअब्जॉर्ब भी होगा, काम की चीज़ें अभी निकाली भी जाएंगी वापस उससे, तो वो आगे जाती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब इस ट्यूबुलर पार्ट को भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, डिवाइड से पहले भाई ये ट्यूबुलर पार्ट काम का क्या है? ट्यूबुलर पार्ट रीअब्जॉर्ब करता है। देखो फिल्ट्रेशन का काम यहाँ ग्लोमेरुलस में हो गया था, यानी ये बोवेन्स कैप्सूल ने ये काम किया था, लेकिन कुछ काम की चीज़ें क्या पता चली गई हो, पानी एक्स्ट्रा चला गया, वो हमें वापस चाहिए हो, कुछ काम की चीज़ें वापस चाहिए हो, तो वो सारा रीअब्जॉर्प्शन इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर होता है। हालांकि इसके हर एक पार्ट पे अलग अलग होता है। सबसे पहले इसका जो अपर पार्ट होता है, ऐसे कोइल्ड पार्ट होता है ये, ठीक है। सो इसको बोलते हैं पीसीटी। इसका पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है ऐसे कोइल्ड शेप में। ये रीअब्जॉर्प्शन करता है ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब होता है आयंस इनका। तो ये जैसे जैसे वेस्ट इसमें से जा रहा था, जैसे जैसे वेस्ट इसमें से जा रहा था, काम की चीज़ें वापस ब्लड उसमें से रखता गया अपने पास, और वेस्ट धीरे धीरे आगे इसमें बढ़ता गया और ऐसे नीचे की तरफ गया। अब नीचे की तरफ गया तो आप देखो यू शेप का ये येलो कलर का ट्यूब बन रहा है ना, ये ट्यूबुलर पार्ट की ही बात हो रही है। तो ये जो यू शेप का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसको? लूप ऑफ हेनले, यू शेप का है। ये जनरली वाटर और NaCl की रिकवरी में हेल्प करता है। हालांकि इसका नीचे वाला पार्ट इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ऊपर जाता है इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोला जा सकता है। अब ये लूप ऑफ हेनले आगे फर्दर जाता है, फिर से एक कोइल्ड स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं बेटा DCT, ठीक है। पीसीटी के जैसा ही है लेकिन ये DCT है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका काम आयंस को जो है मोनेटाइज करना है, या फिर एक्स्ट्रा आयंस जो उनको जो काम के हैं उसको रख लेना और बाकियों को एज इट इज़ पड़ा रहने देना इसके अंदर, ये इसके अंदर ही होता है। फिर जो एक्स्ट्रा वेस्ट, वाटर जो काम का नहीं था, आयंस जो काम के नहीं थे, प्रोटीन्स जो काम के नहीं थे, नाइट्रोजन वेस्ट जो चाहिए नहीं था, वो सारा यहाँ DCT के थ्रू होता हुआ एक आगे ट्यूब में जाता है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ ऐसे कई नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। इधर की तरफ एक अलग नेफ्रॉन जुड़ा है, इधर भी एक नेफ्रॉन जुड़ा है, इधर भी एक नेफ्रॉन जुड़ा है। तो यानी बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर अपना ये जो फिल्ट्रेट है, ये जो वेस्ट उन्होंने निकाला, जो काइंड ऑफ यूरिन बन चुका है, वो सब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मिला देते हैं। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये जाके किडनी के अंदर पेल्विस रीजन में खुलता है, जहाँ से फिर वो यूरेटर के थ्रू यूरिन को आगे पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे। ये कैपिलरीज हैं, आप देख सकते हो। ये कैपिलरीज क्या है? ये वापस जो काम की चीज़ें ब्लड के अंदर लेके आना ना, इसलिए ये कैपिलरीज है। ये इस पूरे ट्यूबुलर पार्ट के चारों तरफ घूमी हुई होती हैं ताकि वापस रीअब्जॉर्प्शन हो सके, और उस फिर रीअब्जॉर्प्शन के बाद ये जो ब्लड है इसको वापस पहुंचा दिया जाता है। ये आपको पता है जो ब्लड वापस जा रहा है इसको वेन बोलेंगे, ये जाके फाइनली वेन में मिल जाती है। तो इस तरह से नेफ्रॉन के ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनके ये फंक्शन है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब सर किडनी का काम नेफ्रॉन ने कर दिया बड़ा अच्छे से, लेकिन कई बार किसी इंसान की अगर किडनी काम नहीं कर रही तो सर ये नाइट्रोजन वेस्ट तो बाहर नहीं निकलेगा, और ये तो सर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और पॉइजनस होता है। अगर ये बॉडी में रहा तो इंसान की तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो क्या करें? तो सर कुछ तो जुगाड़ हो। हाँ, एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है हीमोडायलिसिस, मीन्स आर्टिफिशियल किडनी बना दी जाती है एक तरह की। जो किडनी काम करती है वो बॉडी से बाहर किया जाता है,
ठीक है, हालांकि ये कॉस्टली है और ये इतना इजी नहीं है जितना बेस्ट वे से किडनी करती है, और रेगुलर ये करना पड़ता है, टाइम टू टाइम जाके ब्लड को जो है डिटॉक्सीफाई करवाना पड़ता है, यानी उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट और चीज़ें निकालनी पड़ती है। सो ये डायग्राम भी अगेन एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसी चैप्टर का लास्ट डायग्राम है। तो सबसे पहले होता क्या है भाई, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसकी किडनी काम नहीं कर रही, तो उसके बॉडी से क्या किया जाता है, एक आर्टरी ली जाती है, उसमें से एक ट्यूब लगा दी जाती है। तो आर्टरी उसमें जो है ब्लड को भेजता है, और ट्यूब से ब्लड को पंप के थ्रू एक मशीन में भेजा जाता है। ये पूरी मशीन कहलाती है डायलाइज़र। क्या कहलाती है बेटा? डायलाइज़र। और इस डायलाइज़र के अंदर क्या होता है, एक चैम्बर के अंदर येलो कलर का तुम देख रहे हो, ये एक फ्लूइड भरा है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन, और इसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है। आप ये जो रेड कलर का देख रहे हो, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर के अंदर जो है ब्लड, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये इंसान का ब्लड ही तो आ रहा है, इसके अंदर ब्लड है, लेकिन ये येलो कलर का जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, ये क्या कर रहा है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल ब्लड के जैसा ही एक लिक्विड है। फ़र्क ये है, इस येलो कलर के डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट ही नहीं है, ठीक है। और जो इस ट्यूब के अंदर रेड कलर का ब्लड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो इस ट्यूब की दीवारें कुछ स्पेशल होती हैं, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या करती हैं, उन आयंस को, नाइट्रोजनस वेस्ट को इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में मिला देती हैं, और ब्लड जैसे जैसे इस ट्यूब में से पास होता जाता है, उनमें से वेस्ट निकलता जाता है, और ब्लड काफ़ी हद तक नाइट्रोजनस वेस्ट से फ्री होके वापस एक पंप के थ्रू पहुंचा दिया जाता है इंसान की हार्ट में। और ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, इसको भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। तो सबसे पहले ये जो ट्यूब है, जो अलो कर रही है वेस्ट को निकलने में, ब्लड के बाकी चीज़ें नहीं निकलनी। ब्लड के अंदर तो सर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब कुछ है, लेकिन ये सब ब्लड के अंदर ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट और जो काम की चीज़ें नहीं है वही सिर्फ जाएंगी डायलाइजिंग सोल्यूशन में, बाकी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। ये डायलाइजिंग सोल्यूशन मैंने बता दिया, ये क्लीनिंग फ्लूइड का काम करता है, बिल्कुल ब्लड जैसा है, बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट ही नहीं है। नया फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन डालते रहते हैं, पुराना निकलता रहता है, और फाइनली ब्लड जब फिल्टरेट आउट हो जाता है, उसको उस इंसान के बॉडी में वापस भेज दिया जाता है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल किडनी काम करती है। आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ आई होंगी, अपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस तरह की और भी वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। उसके साथ साथ शॉर्ट्स में भी आपको जल्दी ही बहुत सारे साइंस से रिलेटेड, क्लास 12 रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ और क्लिप्स आपको मिलने वाली है। जल्दी से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना जिसको इन डायग्राम्स के, इन पार्ट्स के बारे में कम पता था। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।